Hello everyone, this is SSIT Gandhinagar YouTube channel. Myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology, and today we will discuss on Harbour and Airport Engineering subject 8 semester Civil Department. Generally already we are discussed on this subject, and today we will learn about पार्ट ए हार्बर इंजीनियरिंग, चैप्टर 2 हार्बर प्लानिंग। तो ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 में जो इंट्रोडक्शन थोड़ा हार्बर इंजीनियरिंग में पढ़ा था वही आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा, उसमें से जो कंटेंट है वो है साइज ऑफ हार्बर एंड शिप कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज हम साइज ऑफ हार्बर के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सिलेबस पे ध्यान दें। तो बेसिकली हार्बर इंजीनियरिंग हमारा दो पार्ट में है, उनमें से जो हार्बर इंजीनियरिंग है और दूसरा है एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। हार्बर इंजीनियरिंग का फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्बर और डेवलपमेंट और अथॉरिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था, और उसके साथ साथ कुछ कंपोनेंट के बारे में भी हमने देखा था कि हार्बर के कंपोनेंट क्या है। आज हम हार्बर प्लानिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से हम फिर से रिवाइज करने वाले हैं हार्बर कंपोनेंट को, और साइज ऑफ हार्बर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि हार्बर प्लानिंग क्या है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हार्बर प्लानिंग बेसिकली जो हमारी प्लानिंग गाइडलाइन है, तो कहीं पे भी हम अगर हमें न्यू या तो एग्जिस्टिंग हार्बर में डेवलप करना है या तो न्यू हार्बर बनाना है, तो हमारा क्या रहेगा। पहले सबसे पहले पब्लिक एंगेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने दिखाया है। ठीक है, तो चार्ट आप देख सकते हो। पब्लिक एंगेजमेंट के साथ लैंड यूज़ प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे हमारा हार्बर है, हार्बर आर्टिफिशियल, नेचुरल या सेमी नेचुरल हो सकता है, बट अगर हम आर्टिफिशियल हार्बर का प्लानिंग करें तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैंड यूज़ प्लानिंग करना पड़ेगा, लैंडस्केपिंग क्या है वो देखना पड़ेगा। लैंड फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमको वाटर डेप्थ मेंटेन करनी है, उसके साथ साथ ब्रेक वाटर और मरीन स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, जिसके हिसाब से हम हमारा हार्बर हार्मफुल ना हो। और दूसरा है कि टेम्पररी जो लैंड यूज़ है उसको भी हमको लैंड यूज़ प्लानिंग के पहले देखना पड़ेगा, इमरजेंसी कंडीशन के लिए, हैज़ार्डस कंडीशन के लिए। उसके साथ साथ हार्बर फ्रंट मैनेजमेंट है, फिजिकल लीकेज है और अर्बन डिज़ाइन है। तो अर्बन डिज़ाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सर्कल है वो हमारा हार्बर प्लानिंग का सर्कल है। बट हार्बर प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट इंडिकेट किया है। उनमें से है, इट इज़ नेसेसरी टू कैरी आउट अ टोपोग्राफी सर्वे of the neighbor including the foreshore and the depth of the water in the vicinity। तो जो वाइसिनिटीज एरिया है जहाँ पे हम हार्बर प्लान कर रहे हैं, वहाँ पे डेप्थ ऑफ वाटर अगर इजीली अवेलेबल है तो वहाँ पे हम हमारा साइट सिलेक्शन रखेंगे, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। बट इन प्लानिंग हम टोपोग्राफी क्या है, नाइबर इंक्लूडिंग फोरशो क्या है, और अलोंग साइड में सुइसोल लाइन, कोस्ट लाइन किस हिसाब से, वो भी देखने वाले हैं। उसके साथ साथ बोरिंग और साउंडिंग का जब हम वर्क करने वाले हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक, ग्राउंड कैरेक्टरिस्टिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो द नेचर ऑफ द हार्बर बेसिकली वेदर सेल्टेड और नॉट, कि वेदरली सेल्टेड है और या नहीं है। अगर सेल्टेड है, ठीक है, तो वहाँ पे हमको ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी स्टडीज़ उसके हार्बर प्लानिंग में आता है। ठीक है, और उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग सी इंसेक्ट है वो बेसिकली अंडर मरीन फाउंडेशन शुड बी नोटेड, बिकॉज ऑफ कि जो सी इंसेक्ट है उसकी वजह से जो डैमेज होता है एग्जिस्टिंग में वो भी इम्पोर्टेंट है, तो वो भी हम प्लानिंग करेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ द सिल्टिंग एंड इरोसिंग, जो कोस्ट लाइन पे सिल्टिंग और इरोशन होता है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले प्लानिंग के पहले जो हम डिस्कस करेंगे कि हार्बर और पोर्ट में हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है हार्बर क्या है और पोर्ट क्या है। जो पार्सली इंक्लोज एरिया लोडिंग, अनलोडिंग और रिफ्यूलिंग के लिए होता है। पोर्ट में थोड़ा हार्बर प्लस स्टोरेज फैसिलिटी होती है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी और अदर फैसिलिटी होती है, इतना हमको पता है। दूसरा कि जितने कंपोनेंट है वो सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। यहाँ पे एक बार फिर से ये जो स्केमेटिक डायग्राम है वो देख लीजिए, और यही स्केमेटिक डायग्राम आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है और उसके साथ साथ कंपोनेंट को एनलिस्ट करना है। तो कौन कौन से कंपोनेंट इसके अंदर रहेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंट्रेंस चैनल सबसे पहले, जेटी, पेयर हेड, ठीक है, टर्निंग बेसिन, सेल्टरेट बेसिन, ब्रेक वाटर, क्वे, वार्फ और वेट डॉक और ड्राई डॉक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर कंपोनेंट है। ठीक है, जो इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट करके रखा है, तो आप देख सकते हैं और लिस्ट आउट भी कर सकते हैं यहाँ से।
सेकेंडली और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर यहाँ पे जीटीयू एग्जामिनेशन में आपके पास हार्बर के कंपोनेंट और स्केमेटिक डायग्राम, ये कंपलसरी अच्छा क्वेश्चन है जो आएगा ही, ठीक है। तो इसके लिए आप इसको नोट कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इमेज में देख सकते हैं, जहाँ पे एंट्रेंस चैनल के साथ साथ वार्फ, पे और क्वे और ट्राइडॉक, वेट डॉक किस हिसाब से होता है, ये कुछ हम इमेज में देख सकते हैं। तो यहाँ से आप इमेज भी देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ से एंट्रेंस चैनल है, कहाँ पे ब्रेक वाटर है, कहाँ पे टर्निंग बेसिन है और कहाँ पे सैचुरेट बेसिन है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, यहाँ पे मैंने थोड़ा रिवाइज कर दिया है। और अब हम उसके साथ साथ जो साइज़ ऑफ हार्बर है जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले उससे पहले ये जो कंपोनेंट है उसको उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में एंट्रेंस चैनल की हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, उसके हिसाब से जो सीप है उसका जो वाटर एरिया है जहाँ पे सफिशिएंट उसकी विड्थ होनी चाहिए, और विड्थ के हिसाब से जो एंट्रेंस चैनल है वो हम डिसाइड करते हैं, ब्रेक वाटर डिसाइड करते हैं। पैर और वार्फ है जो सॉलिड प्लेटफॉर्म है जिसके आसपास सीप का बर्थिंग होता है, ठीक है। तो वार्फ है जो डॉकिंग प्लेटफॉर्म है, क्वे है वो डॉकिंग प्लेटफॉर्म है जिसके वन साइड रिटर्निंग वॉल है, अदर साइड पार्किंग होता है। ड्राई डॉक, वेट डॉक है, ड्राई डॉक रिपेयर करने में कंस्ट्रक्शन के शिप के कंस्ट्रक्शन ऑफ द शिप और मेंटेनेंस के लिए वर्क करता है, वहाँ पे फ्लोर गेट और ये सब चीज़ें होती है। सिमिलरली वेट डॉक होता है इमरजेंसी कंडीशन के लिए। तो ये जितने भी कंपोनेंट है उसको डेफिनेशन के साथ मैंने यहाँ पे फिर से इस लेक्चर में इंडिकेट किया है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं जेटी और क्वे। ओके, देन आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है साइज ऑफ हार्बर। किस हिसाब से हम मेंटेन करते हैं साइज ऑफ हार्बर? सो साइज ऑफ हार्बर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ हार्बर्स और शिप और साइज ऑफ द शिप लाइकली टू यूज़ द हार्बर एट वन टाइम, कि कितने नंबर ऑफ हार्बर वहाँ पे कितने नंबर ऑफ शिप आने वाले हैं और कितने साइज़ के शिप आने वाले। तो बेसिकली जो मॉडर्न शिप है उसकी जो मैक्सिमम बिगेस्ट साइज़ होती है वो 275 मीटर से 300 मीटर तक है, 30 मीटर वाइड है। सो देयर शुड बी सफिशिएंट एरिया फॉर मैन्यूवरिंग देम विदाउट कॉलिशन, कि वहाँ पे विदाउट कॉलिशन हम उसको मैन्यूवर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से लॉन्गेस्ट हार्बर हम कर सकते हैं साइज़ के हिसाब से। बट अगर साइज़ के हिसाब से हम डिटरमाइन करें तो बेसिकली 3 टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है एकोमोडेशन रिक्वायर, दूसरा है कन्वीनियंस फॉर मैन्यूवरिंग एंड नेविगेशन, और तीसरा है अडेप्टेबिलिटी टू नेचुरल फीचर्स। कि पहला एकोमोडेशन रिक्वायर, कि जिस हिसाब से हमारा साइज़ की शिप में जितना कार्गो लोडिंग अनलोडिंग होने वाला है, जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने वाला है, उसके हिसाब से उसके एकोमोडेशन की हिसाब से और लैंड यूज़ के हिसाब से हम साइज़ डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉल हार्बर, लार्ज हार्बर और मीडियम हार्बर को हिसाब से हम शिप का अरेंजमेंट कर सकते हैं। दूसरा कन्वीनियंस देख सकते हैं कि मैन्यूवरिंग या नेविगेशन किस हिसाब से है, और तीसरा है अडेप्टेबिलिटी टू नेचुरल फीचर्स, कि अगर नेचुरल फीचर्स के हिसाब से सी वेव्स या स्टॉर्म ज़्यादा है तो उसके हिसाब से अडेप्टेबल है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस 3 मेजर फैक्टर के हिसाब से हम साइज ऑफ हार्बर डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थियरी क्या रहेगी कि साइज ऑफ हार्बर क्या है उसको डिफाइन करो, और उसके साथ साथ कौन से फैक्टर है वो बेसिकली साइज ऑफ हार्बर अटेंड करने में इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें आप देख सकते हो और यहाँ पे नोट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने साइज ऑफ हार्बर के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ रखी है, तो आप देख सकते हो। सो विड्थ ऑफ हार्बर, एंट्रेंस हार्बर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम देखने वाला है कि एंट्रेंस विड्थ ऑफ द एंट्रेंस क्या है हार्बर का। सो बेसिकली द एंट्रेंस विड्थ शुड बी इन अ प्रोपोर्शन ऑफ द साइज ऑफ द हार्बर एंड शिप यूजिंग इट, कि उस हार्बर में कौन सा शिप आने वाला है जिसकी लार्जर साइज़ क्या है, लार्जर विड्थ क्या है, लार्जर लेंथ क्या है, उसके हिसाब से हम हार्बर का साइज और विड्थ ऑफ एंट्रेंस डिसाइड करते हैं, ठीक है। सो to reduce the wave head with the large harbor entrance width should not be more than the necessity provide safe navigation and also to prevent dangerous current,
एंड व्हेन द टाइड इज कमिंग एंड गोइंग आउट। तो जहाँ तक हम देखें कि हार्बर की विड्थ है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। स्मॉल हार्बर है 90 मीटर का होगा, मीडियम हार्बर में 120 से लेके 150 मीटर तक उसका एंट्रेंस विड्थ रहेगा, और बेसिकली जो लार्ज हार्बर है उसमें 150 मीटर से 250 मीटर का उसका विड्थ रहेगा। तो ये जो तीन विड्थ है यानी कि 90 मीटर स्मॉल हार्बर के लिए, तो वहाँ पे जो शिप्स आने वाले हैं वो बेसिकली 80 मीटर की उसकी विड्थ के हिसाब से आएंगे। 120 या 150 मीटर जो मीडियम हार्बर है वहाँ पे 100 मीटर के शिप आएंगे, उसके हिसाब से उसकी एंटर चैनल विड्थ हमने डिसाइड की है। और यही 3 चीज़ों को हम इंडिकेट कर सकते हैं। लार्जर हार्बर है वहाँ पे 150 या 250 मीटर का हम देख सकते हैं। तो विड्थ ऑफ एंट्रेंस चैनल किस हिसाब से डिसाइड करते हैं, यहाँ पे स्केमेटिक डायग्राम है। सो बेसिकली ये जो चैनल्स आप देख रहे हो वहाँ पे हम विड्थ डिसाइड करेंगे। ये आप चैनल देख रहे हो, यहाँ पे ये जो वेसल्स है, वेसल की जो नील यहाँ पे दिखाई दी है और उसकी जो टोटल बी है उसकी विड्थ है, ठीक है। और उसमें जो उसकी जो जितनी डेप्थ है वेसल्स की वो है लोडेड ड्राफ्ट यहाँ पे इंडिकेट की है। और नील के नीचे से 1 मीटर का वेरिएशन होना चाहिए कि यानी 1 मीटर तक की हम क्लियरेंस रखेंगे, और वो 1 मीटर प्लस लोडेड ड्राफ्ट यानी कि हमारा जो टोटल डेप्थ हुआ है वाटर का, तो ये हमारा वाटर लेवल रहेगा यहाँ तक का। यहाँ पे वेसल की विड्थ बी है, उसके आसपास मैन्यूवरिंग लेन चाहिए, तो मैन्यूवरिंग के लिए हम उसको टोटल उसकी विड्थ रखेंगे 2b, यानी कि उसका डबल, जितनी वेसल की विड्थ है उसका डबल करेंगे तो उसका मैन्यूवरिंग हो जाएगा। उसके बाद जो अलग से 2b यहाँ पे इंडिकेट किया गया है वो है बेसिकली कि शिप क्लियरेंस है। उसके साथ साथ जब शिप है और उसके बीच में जो क्लियरेंस रहेगा, या तो चैनल के बीच में जो क्लियरेंस रहेगा वो रहेगा बैंक के डायरेक्शन में, और दूसरा यहाँ पे बैंक क्लियरेंस 30 मीटर का दिया हुआ है, तो दोनों साइड 30 मीटर का बैंक क्लियरेंस होगा। तो इस हिसाब से 30 मीटर बैंक क्लियरेंस प्लस शिप क्लियरेंस प्लस मैन्यूवरिंग लेंथ, इसका जो हम टोटल करेंगे तो ये जो हमारी विड्थ होगी यानी कि लेंथ होगी वो टोटल लेंथ होगी हमारी एंट्रेंस चैनल की लेंथ। तो इस हिसाब से हम एंट्रेंस चैनल की लेंथ शिप क्लियरेंस बैंक क्लियरेंस से हम डिसाइड कर सकते हो। तो इस हिसाब से हम ये 3 चीज़ें देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। दूसरा है कि विड्थ ऑफ द एंट्रेंस चैनल किस हिसाब से हम विड्थ को डिसाइड करेंगे, तो मैन्यूवरिंग लेंथ 2b है, शिप क्लियरेंस जो b है, जैसे कि हमने इमेज में देखा, एक बार फिर से एक बार इमेज में देख लो। और बैंक क्लियरेंस डिपेंड अपॉन द साइड स्लोप कितना है, तो इस हिसाब से जो इक्वेशन रहेगा L इज इक्वल टू 4b प्लस 2 यानी दोनों साइड का जो बैंक क्लियरेंस है वो डिपेंड करेगा कि स्लाइड स्लोप किसके हिसाब से है। तो यहाँ पे हम ये इक्वेशन किसके लिए लिख सकते हैं कि एंट्रेंस चैनल है उसकी विड्थ कितनी है, इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हो, टोटल L इज इक्वल टू 4b, जिसमें से 2b है मैन्यूवरिंग लेंथ का है, और सिंगल b है जो 2 बार है, ठीक है, शिप क्लियरेंस दोनों साइड है, ठीक है, तो उसका है। दूसरा इंपॉर्टेंट है टर्निंग बेसिन। टर्निंग बेसिन क्या होता है कि एक बार शिप एंट्रेंस चैनल से एंटर हो गई, उसके बाद जहाँ पे उसको मैन्यूवर होना है और सेल्टरेट बेसिन में जाना है, जहाँ तक वो वार्फ तक पहुँच के लोडिंग अनलोडिंग कर सके, तो वहाँ तक का जो टर्निंग बेसिन है वहाँ तक कैसे जाएगा, मैन्यूवर कैसे करेगा। सो द रेडियस ऑफ द टर्निंग बेसिन हम किससे डिसाइड करेंगे, तो जितने भी शिप आने वाले उसमें से जो लार्जेस्ट शिप है उसकी लेंथ कितनी है, और उसकी लेंथ को हम ट्वाइस करेंगे यानी कि 2 टाइम, उसकी लेंथ के 2 टाइम जितना हमारा इक्वेशन बनेगा, यानी लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट शिप। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ द टर्निंग बेसिन क्या रहेगा, R इज इक्वल टू 2L। यहाँ पे देख सकते हो कि टर्निंग बेसिन, ठीक है, इमेज में, और ये जो एंट्रेंस चैनल है वहाँ पे शिप आ रही है। तो ये जो एंट्रेंस चैनल शिप है और उसकी लेंथ है, उसकी लेंथ को ट्वाइस करेंगे तो यहाँ पे टर्निंग बेसिन में रिक्वायर करेंगे तो R इज इक्वल टू 2L होगा। तो इस हिसाब से हम रेडियस ऑफ द टर्निंग बेसिन डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इमेज में भी देख लो, और टर्निंग बेसिन किस हिसाब से डिसाइड करनी है, अगर शॉर्ट नोट आए तो आप लिख सकते हो विड्थ ऑफ एंट्रेंस या टर्निंग बेसिन के हिसाब से, ठीक है। दूसरा वेव हेड विद इन द हार्बर, कि जो हार्बर है वहाँ पे जो वेव्स आ रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट वेव्स आएंगे और वो ब्रेक वाटर को कनेक्ट करेंगे, यानी जो दीवार है उसको कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। तो उसका हेड हम किस से डिसाइड करेंगे, तो उसका सिंपल इक्वेशन है स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H ब्रैकेट में
अंडर रूट बी अपॉन एल माइनस 0.27 अंडर रूट डी ब्रैकेट 1 प्लस अंडर रूट बी अपॉन एल। तो ये जो इक्वेशन है इसमें जो स्मॉल एच है वो क्या है कि हेड ऑफ द रिड्यूस वेव एनी पॉइंट पी इन हार्बर, की जो हमारा पूरा हार्बर है उसका कोई भी एक पॉइंट पी पे वेव्स का जो रिड्यूस वेव्स है उसकी हेड कितनी है, तो इसको मैंने मीटर में स्मॉल एच से इंडिकेट किया है। दूसरा है कैपिटल एच। कैपिटल एच क्या रहेगा कि हेड ऑफ द वेव एट अ एंट्रेंस चैनल, की जो एंट्रेंस चैनल है हमारा, ठीक है, वहाँ पे हेड क्या है, तो उसको मैंने कैपिटल एच से इंडिकेट किया। कैपिटल बी है ब्रेथ ऑफ द एंट्रेंस, की जो एंट्रेंस है उसकी ब्रेथ कितनी है, उसके हिसाब से हम उसको इंडिकेट करते हैं। एल इज इक्वल टू ब्रेथ ऑफ द हार्बर, तो वो भी हमारी जो हार्बर की ब्रेथ रहेगी कि पॉइंट पी के आसपास जो हार्बर है उसकी लेंथ क्या है, तो एंट्रेंस की ब्रेथ बी प्लस एंट्रेंस के से लेके एल तक यानी पी तक जो ब्रेथ है वो, और डी है हमारा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारा कैसे रहेगा, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एंट्रेंस चैनल, के एंट्रेंस चैनल से लेके पी तक डिस्टेंस क्या रहेगा। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज दिखा है, जो येलो लाइन है फॉर एग्जांपल हमारी वेव्स है और पी हमारा कोई पॉइंट है, तो वहाँ पे उस पॉइंट के लिए मेरा जो वहाँ पे वेव्स है उसका रेडिएशन है, वहाँ पे वेव्स है उसका हेड कितना होगा उसका मैंने यहाँ पे इक्वेशन दिखा है। तो यहाँ पे देख सकते हो एंट्रेंस चैनल, वहाँ पे जो वेव्स है उसकी हाइट मीटर में, टोटल ब्रीथ यानी कि टोटल हार्बर की लेंथ, और एंट्रेंस चैनल पे जो ब्रीथ है वो, और डिस्टेंस पी तक का, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों से आप इक्वेशन बना सकते हो, और इस ये इक्वेशन किसका है, जब हमें वेव हेड डिज़ाइन करनी है हार्बर की, तो ठीक है, और हार्बर का प्लानिंग करके वक्त वेव हेड किस हिसाब से डिसाइड करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है डेप्थ ऑफ द हार्बर। डेप्थ ऑफ द हार्बर क्या रहेगा कि चैनल डेप्थ इज जनरली डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फार्मूला, कि जो हार्बर की चैनल है उसकी डेप्थ कितनी रहेगी, तो वो रहेगी डी इज इक्वल टू डी डैश प्लस एच अपॉन 3 प्लस डी डबल डैश, ठीक है। तो वेल डी डैश इज इक्वल टू द ड्राफ्ट ऑफ द लार्जर शिप टू बी अकोमोडेट, की जो आने वाले हैं उसमें से जो लार्जर डेप्थ वाला जो शिप है उसका डेप्थ क्या है, तो वो जो लोडेड ड्राफ्ट है उसको हम बोलेंगे डी डैश। तो वो जो ड्राफ्ट है उसका मैंने टोटल इंडिकेट किया डी डैश। एच है हमारा स्टॉर्म वाटर वेव्स के लिए जो क्रेस्ट टू थ्रू तक जितना हाइट है वो, और डी है डी डबल डैश है अलाउंस। इस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो आज हमने देखा साइज ऑफ द हार्बर क्या है, टोटल बिगेस्ट हार्बर, उसके 3 एकोमोडेशन, कन्वीनियंस और अडेप्टेबिलिटी के हिसाब से। विड्थ ऑफ द एंट्रेंस चैनल क्या है, वो भी स्मॉल, मीडियम और लार्ज हार्बर के हिसाब से विड्थ ऑफ द एंट्रेंस चैनल किस हिसाब से रहेगी। साइज ऑफ हार्बर में ये भी देखा हमने, स्केमेटिक डायग्राम देखा जिसमें हमने एक इक्वेशन बनाया था कि एंट्रेंस चैनल के लिए L इज इक्वल टू 4b+2 इसका मेन इक्वेशन रहेगा लेंथ के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो वेव हेड है वो किस हिसाब से डिसाइड करते हैं उसका भी हमने इक्वेशन यहाँ पे देखा कि विद इन हार्बर वेव हेड किस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि वेव, और उसके साथ साथ हमने देखा कि टर्निंग बेसिन क्या है। टर्निंग बेसिन के अलावा ये जो डेप्थ ऑफ वाटर है कि यानी कि एंट्रेंस चैनल है वो चैनल का डेप्थ ऑफ हार्बर क्या रहेगा। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे आज के लेक्चर में देखा। जो कंटेंट था हमारा साइज ऑफ हार्बर लेक्चर नंबर 4 में, और लेक्चर नंबर 5 में हम शिप कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले। तो होप आपको इस लेक्चर में समझ में आया होगा। तब तक नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।